आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से कश्मीर ही नहीं पूरा देश सदमे में है। हर ओर बेचैनी है, सवाल हैं और एक गहरी चिंता का माहौल है। आज ये ख़ास वीडियो इसी मुद्दे पर केंद्रित है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पहले चीन की भूमिका पर चर्चा करना ज़रूरी है, जो पाकिस्तान का एक प्रमुख सहयोगी देश रहा है। चाहे आर्थिक मोर्चा हो या रक्षा क्षेत्र, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देशों की दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि शुरुआती सालों में ये संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं थे। आज़ादी के बाद भारत चीन के लिए पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक प्राथमिकता रखता था। साल 1956 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के पाकिस्तान दौरे ने दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए युग की नींव रखी थी। इस बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान चीन को लेकर परेशान नजर आया। साल 1958 में पाकिस्तान में तख्ता पलट के बाद पहले फौजी हुक्मरान बने फील्ड मार्शल अयूब खान, जो चीन की विस्तारवादी पॉलिसी से काफ़ी परेशान थे। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए साल 1959 में वो हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। अयूब खान ने 24 अप्रैल 1959 को ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट यानी संयुक्त रक्षा समझौता का तजवीज़ भारत के सामने रखा था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। साल 1961 में जब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग ले रहा था और चीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश किया गया, तब उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन सिंचाई और उद्योग मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो कर रहे थे। भुट्टो ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पक्ष में मतदान किया। कुछ समय बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की, लेकिन तब तक पाकिस्तान अपना फैसला कर चुका था। उसी वक्त से पाकिस्तान चीन का अस्थायी समर्थक बना रहा। जब चीन ने 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ युद्ध छेड़ा, तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मुख्य वजह भारत से साझा दुश्मनी बन गई। कई वर्षों के लिए इस साझा दुश्मनी को उनकी दोस्ती का मुख्य कारण माना जाता था, या कम से कम इस प्रकार का आरोप लगाया जाता रहा। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मुख्य वजह भारत के साथ दुश्मनी से कहीं ज़्यादा है। हालांकि भारत के साथ दुश्मनी अभी भी दोनों के बीच दोस्ती के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपेक चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए जा रहे व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा है। सीपेक के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सभी परियोजनाओं में सीपेक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसकी सफलता उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को कर्ज से संभाले रखने का श्रेय भी चीन को ही दिया जाता है। दूसरी तरफ चीन जिस तरह से वीगर मुसलमानों के साथ पेश आ रहा है, उस पर पाकिस्तान कभी आवाज़ नहीं उठाता। दुनिया के बाकी मुल्क जो भी कहें, चीन को पाकिस्तान का कवच इस मुद्दे पर मिलता रहा है। यही वजह है कि जब एससीओ का गठन हो रहा था और रूस ने भारत को शामिल करने की बात कही, तो चीन ने पाकिस्तान का नाम आगे किया था। चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग में कई पहलू शामिल हैं। पाकिस्तान की सेना चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करती है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार, युद्धपोत, विमान और मिसाइल जैसे सैन्य उपकरणों को बनाने में भी मदद करता है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की कुल हथियार बिक्री का 42% हिस्सा पाकिस्तान खरीदता रहा है। लेकिन इधर पाकिस्तान खुद खस्ताहाली और दिवालियापन के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते चीन से हथियार खरीदने का ये आंकड़ा तेजी से गिरा है। भारत ने पाकिस्तान पर पानी रोकने की जो पाबंदी लगाई है, वो इतनी अहम है कि इस पर बात करना ज़रूरी है।
इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बांटा गया है। 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिली, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनमें 80% पानी होता है, पाकिस्तान को जाती हैं। लेकिन भारत ने जैसे ही पानी की दिशा मोड़ी, पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में बाढ़ आ गई है और अगर ऐसा ही रहा तो पीओके के हालात बदतर होते चले जाएंगे। खैर, पाकिस्तान ने जवाब देते हुए चेतावनी दी है कि जल संसाधनों को रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश युद्ध के कदम के बराबर होगी। इस्लामाबाद ने यह भी धमकी दी है कि वो सभी द्विपक्षीय संधियों, जिनमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है, उससे अपनी भागीदारी निलंबित कर सकता है। ये वही समझौता है जो 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को चिन्हित करता है। यानी इतना तय है कि भारत जितनी भी पाबंदियां लगाता जाएगा, पाकिस्तान भी उसी राह पर चलेगा, क्योंकि अदावत की राजनीति को उसे अपने अवाम के बीच भी दिखाना है। वैसे भी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत छीना झपटी से बनी है और उसने अपने मुल्क को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की इस मौजूदा सरकार का चरित्र ही लुटेरा है और नवाज शरीफ व शहबाज शरीफ जैसे नेताओं का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कर्ज में डुबाकर लंदन और विदेशों में अपनी कोठियां बनवाना रहा है। मुसलमान के नाम पर ये लोग अपने ही देश की आवाम को ठगने और लूटने का काम करते आए हैं। ऐसे में इनके पास भारत से दुश्मनी का बिगुल फूंक कर अपनी आवाम को जज्बाती बनाए रखने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर बिना किसी उकसावे के फायरिंग कर सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने सोमवार 28 अप्रैल 2025 को इसकी पुष्टि भी की है। बहरहाल, ये एक बड़ी बात है कि 2024 में 35 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया, जो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में सबसे बड़ी संख्या है। इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जब कश्मीर के लोग एक खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी, तब ही इस हमले को अंजाम दिया गया है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। जब श्रीनगर में विशेष सत्र के लिए सदन की बैठक हुई तो विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए निर्दोष पर्यटकों की हत्या की निंदा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो भावुक होकर कहा कि अब वो किस मुंह से जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाएं। अभिनेता सलमान खान ने 4 और 5 मई को यूके में होने वाले द बॉलीवुड बिग 1 टूर को स्थगित करने की घोषणा की है। ये कार्यक्रम, जिसमें सलमान, वरुण धवन, सारा अली खान, माधुरी दीक्षित, नेने और अन्य बॉलीवुड सितारे शामिल थे, अब भविष्य में किसी दूसरी तारीख को आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी अभिनेता हास्य कलाकार केविन हार्ट, जो अपनी कॉमेडी स्पेशल एक्टिंग माई एज के लिए भारत दौरे पर आने वाले थे, उन्होंने भी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रभावितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अपना शो रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के दौरान लोगों की मदद करने वाले पोनीवाला और दुकान मालिकों की सराहना की। एक पोनी यानी घोड़े खच्चर वाला सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने अपने देशवासियों की जान बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी। एक गाइड सज्जान अहमद भट्ट, जिसने 11 लोगों के परिवार को बचाया। नज़ाकत अहमद शाह 11 सैलानियों की जान बचाने में मददगार साबित हुआ, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा गाइड सज्जाद अहमद भट्ट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी पीठ पर बच्चे को लादे हुए भागता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अनगिनत स्थानीय लोग, जिन्होंने पहलगाम के इस दहशतगर्दाना हमले के दौरान कश्मीर की मेहमान नवाजी को एक नया आयाम दे दिया है। 27 अप्रैल को रंग दे बसंती अभिनेता
अतुल कुलकर्णी ने आई लव पहलगाम इंस्टॉलेशन पर पोस्ट देते हुए स्थानीय स्नैक्स का आनंद लेते हुए और एक कश्मीरी दुकान से क्रिकेट बैट खरीदते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की। एक पोस्ट में उन्होंने हिंदी में लिखा, ये भारत की संपत्ति है, साहस डर से भारी होता है, नफरत प्रेम के आगे हार जाती है, चलिए कश्मीर चलते हैं, मैं आया हूं, आप भी आइए। इसी कड़ी में पर्यटक धीरे धीरे प्रसिद्ध डल झील पर लौटते हुए देखे भी जा सकते हैं। अब आइए इस हमले के बाद उभरे ताज़ा हालात पर कुछ तबसरा कर लेते हैं। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 537 पाकिस्तानी अटारी से गए। 27 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए निर्धारित वीज़ा पर देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त हो गई। इसमें मेडिकल वीज़ा, कूटनीतिक वीज़ा और दीर्घकालिक वीज़ा पर रहने वालों को शामिल नहीं किया गया। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लगभग सभी ने देश छोड़ दिया है, हालांकि आगे की जांच अभी जारी है। वहीं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के नाम पर केंद्र सरकार ने भारत और भारतीय सेना के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के आरोप में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित साइटों में डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY न्यूज़ जैसे यूट्यूब चैनल शामिल हैं। केंद्र सरकार ने BBC के इंडिया प्रमुख जैकी मार्टिन से भी पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनकी रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। केंद्र ने BBC को एक पत्र में भेजा जिसमें आतंकवादी को उग्रवादी के रूप में संदर्भित करने पर आपत्ति जताई गई है और भारत सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर BBC की रिपोर्टिंग को बारीकी से मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। BBC हिंदी ने आतंकवादी को चरमपंथी क्यों कहा, सरकार इसी मुद्दे में उलझी हुई है। दूसरी ओर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से कई कश्मीरियों को भारत भर में पीटा गया है। खबरों के मुताबिक मकान मालिकों ने कश्मीरी किराएदारों को बाहर कर दिया है और कश्मीरी स्टूडेंट्स की शिनाख्त कर उन्हें पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देश भर के मुसलमानों पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है। इसी कड़ी में आगरा गौरक्षा दल के लोगों ने 27 वर्षीय गुलफाम की हत्या कर दी। उसके साथी सैफ पर भी फायरिंग की। कहा 26 के बदले 2600 मारेंगे। और हैरत यह है कि हत्यारा खुलेआम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करा रहा था। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गौरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। हालांकि पुलिस ने वीडियो को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि एक पुरानी रंजिश का मामला था। वहीं अंबाला हरियाणा में मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, श्रमिकों के साथ मारपीट की गई, ठेलों पे तोड़फोड़ की गई। हाथरस में मंदिर निर्माण में काम कर रहे मुस्लिम दिहाड़ी कारीगर को काम से निकाल दिया गया और जोधपुर शहर के जालोरी गेट चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने और पुलिस की मौजूदगी में एक हिंदूवादी संगठन ने मुसलमान काटे जाएंगे, मारे जाएंगे जैसे नारे लगाए। थापन नामक छोटे से गांव के चंद लोगों ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया। यूपी के गाजियाबाद से सटे एक छोटे से गांव में सामान बेचने आए मुस्लिम रेहड़ी वाले को भगा दिया गया। अंबाला में 3 कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की गई। कैब वालों ने आपदा में अवसर तलाशते हुए 30,000 तक किराया मांगा। गुरुद्वारों ने छात्रों को शरण और सुरक्षा मुहैया कराई। देहरादून हिंदू रक्षा दल ने वीडियो जारी कर धमकी दी। कहा कल से देहरादून में कहीं भी कश्मीरी मुसलमान दिखेगा तो इसका इलाज किया जाएगा। अब हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे। रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर धर्म के लिए शस्त्र भी उठाएंगे। बंगाल में एक गर्भवती मुस्लिम महिला डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा मैं किसी मुस्लिम का इलाज नहीं करती, तुम लोग खूनी हो, अनपढ़ हो, आतंकवादी हो, मेरे धर्म के लोगों को मार रहे हो। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणा ने हिंदुओं से कहा कि खरीदारी करने जाएं तो दुकानदार से धर्म पूछें, हनुमान चालीसा सुनाने को कहें।
ऐसे में हम किधर जा रहे हैं? और क्या हम देश को अंध राष्ट्रवाद की तरफ नहीं ढकेल रहे, जहां लोगों की आंखों पर धर्म की काली पट्टी पड़ी रहे और सामान, दुकान, खान पान, पहनावा, बोलचाल, भाषा, हंसी रोना, सब कुछ, मतलब सब कुछ को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए और कहा जाए कि बकरी मुसलमान है और गाय हिंदू, खजूर मुसलमान है और लड्डू हिंदू, सिवई मुसलमान है और गुझिया हिंदू, शुक्रवार यानी जुमा मुसलमान है और मंगलवार हिंदू, उर्दू मुसलमान है और हिंदी हिंदू, और यहां तक कि चांद मुसलमान है और सूरज हिंदू। हम आखिर चाहते क्या हैं? पहले कहा जाता था कि हम धर्म के चश्मे से किसी को ना देखें, लेकिन अब तो हमारी नंगी आंखें ही धर्मांध हो चली हैं। इस पर चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं बची है। और शायद यही वजह है कि मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ रैली निकाले तो भी उसे शक की निगाह से देखा जाता है और उस रैली के बीच कोई जाकर जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। क्या बिना हिंदू मुसलमान किए हम आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकते? होना तो यह चाहिए कि ना हम जय श्री राम का नारा लगाकर किसी का वध करें और ना अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किसी का कत्ल करें। लेकिन जब देश में अंधभक्ति और अंध राष्ट्रवाद का बुखार परले का लूप ले रहा है, हमें मोहब्बत की शमा जलानी होगी और नफरत के बीच मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना ही असली देश प्रेम और सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद।